हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ बीके सांगवान फ्रॉम तालियान फिजिक्स क्लासेस। आज इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों के सामने दो टॉपिक्स लेके आया हूँ, इलेक्ट्रिक फ्लक्स और गॉस लॉ। तो चलिए इन टॉपिक्स का मजा लेते हैं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स को स्टार्ट करने से पहले बच्चा आप लोगों को मैं एरिया वेक्टर के बारे में कुछ बता देता हूं। यहां पर एरिया वेक्टर भी इंट्रोड्यूस होता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स में। और एरिया वेक्टर क्या होता है? वेक्टर हम 11th क्लास में पढ़ के आए हैं। वेक्टर्स आर दोज फिजिकल क्वांटिटीज हैव मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, जिनका मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है। अब एरिया जो है बेसिकली वो स्केलर क्वांटिटी है, तो एरिया इज अ स्केलर क्वांटिटी, but some cases treated as a vector। कुछ केसेस में जो है वो एरिया जो है स्केलर क्वांटिटी होने के बावजूद किसकी तरह ट्रीट करती है? ट्रीटेड एज अ वेक्टर की तरह ट्रीट करती है। और ये हमारे दो कंडीशंस में सेट, मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं दो कंडीशंस में। जैसे सपोज करें, जैसे मेरे पास एक ये प्लेन शीट है, ये मेरे पास एक प्लेन शीट है, और ये जो प्लेन शीट है कार्डबोर्ड है, आप इसे कुछ भी कंसीडर कर सकते हैं। मैं ये प्लेन शीट है जिसका सरफेस एरिया जो है प्लेन एरिया मैं मान रहा हूं एस है। जो शीट है इसका प्लेन एरिया क्या है? एस है। अब इसके अंदर जो है मैंने इस तरफ से एक बुलेट फायर करी, एक बुलेट फायर करी, और वो बुलेट जो है वो इसके अंदर क्या करेगी? ड्रैग करेगी। और ये जो डॉट मैंने बनाया है, ये स्मॉल डॉट से मिलके ही, ये डॉट जो है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ये स्मॉल सरफेस को रिप्रेजेंट कर रहा है, इस प्लेन एरिया की स्मॉल सरफेस को। और इन स्मॉल सरफेस को ही ऐड करके ये पूरा का पूरा प्लेन बनेगा जो सरफेस एस होगा। ये ऐसे डीएस डीएस डीएस, इसके अंदर बहुत सारे स्मॉल स्मॉल सरफेसेस होंगे और उनसे क्या बनेगा? प्लेन एरिया बनेगा एस। अब जो ये डीएस है, वो जो बुलेट है, वो बुलेट इस डीएस के अंदर से निकलेगी परपेंडिकुलर नॉर्मली। और वो जो नॉर्मली निकलेगी तो वो क्या करेगी? इसकी दो डायरेक्शन होंगी, इसकी दो डायरेक्शन होगी। प्लेन में जो होता है, हमारी जो डायरेक्शन होती है प्लेन में, प्लेन एरिया में, वो हमारी डायरेक्शन क्या होती है? परपेंडिकुलर प्लेन की दो डायरेक्शन होती है। तो जो हमारा ये डीएस होगा, जो अभी एरिया जो था एक मैग्नीट्यूड था, और उसे क्या मिल जाएगा? एक डायरेक्शन मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? एक डायरेक्शन मिल जाएगा। तो वो किस में बदल जाएगा? डीएस वेक्टर में बदल जाएगा। और जब ऐसा होता है तो हम उसे किससे रिप्रेजेंट करते हैं? एन कैप से इंट्रोड्यूस करते हैं। तो हम जानते हैं कि जो डीएस वेक्टर होगा वो क्या होगा? वो मेरा डीएस मैग्नीट्यूड और एन कैप होगा। तो ये जो है, ये तो बात हुई हमारी प्लेन एरिया के केस में, क्योंकि एरिया जो है स्केलर क्वांटिटी है। पर कुछ केसेस में, जैसा अब अगर ऐसा हम इलेक्ट्रिसिटी के अंदर कैसा पढ़ने वाले हैं, इलेक्ट्रिसिटी के अंदर अगर सपोज करें ये शीट पॉजिटिव चार्ज से यूनिफॉर्मली पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन इट, then the positive electric field lines, the sheet is positive electric field lines radially outward direction, इस तरफ भी और इस तरफ भी। अब जो ये स्मॉलेस्ट, जो ये स्मॉल सरफेस एरिया है, जो ये स्मॉल सरफेस एरिया डीएस डीएस इसके अंदर है, ये इस प्लेन शीट का क्या है? मैग्नीट्यूड है। पर इसमें से इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन जब निकलेगी, तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन जिस डायरेक्शन में नॉर्मली वो परपेंडिकुलर नॉर्मली निकलेगी इस शीट से, तो किसकी तरह? वो एरिया ट्रीट करेगा वेक्टर की, वेक्टर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करेगा, और वो क्या होगा? डीएस वेक्टर हो जाएगा। प्लेन के केस में जो हमारा परपेंडिकुलर नॉर्मल डायरेक्शन होती है वो क्या होती हैं? दो होती हैं, टू परपेंडिकुलर नॉर्मल डायरेक्शंस होती हैं प्लेन के केस में। प्लेन एरिया के केस में ऐसा क्लोज्ड में नहीं होता। मैं आपको बता दूं, प्लेन एरिया में जो डायरेक्शन होती है वो क्या होती है? वेक्टर क्वांटिटी, वो दो डायरेक्शन होती है, टू डायरेक्शंस इन प्लेन एरियाज। पर अगर ये क्लोज्ड में होता, सपोज करें अगर ये क्लोज्ड में होता, सपोज करो मेरे पास शेल है, और इस केस में जो मेरा पॉजिटिव चार्ज है वो इसके ऊपर यूनिफॉर्मली स्प्रेड हुआ है। वो कब होगा? जब मैं इस पे टेस्ट पॉइंट चार्ज कहां प्लेस करूंगा? सेंटर में, और ये यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड हो गया इस सेल के ऊपर। अब यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो गया चार्ज, तो अब ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे बनाएगा? रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन बनाएगा।
बनाएगा नहीं बनाएगा? ऐसी जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेंगी वो क्या बनेंगी, सारी डायरेक्शन में बनेंगी। अब जो ये सेल का स्मॉलेस्ट एरिया यहां से, ये स्मॉलेस्ट एरिया, ये ds, जो ये ds है, ये स्मॉलेस्ट ds है, ये किसकी तरह एक्ट करेगा, ये मैग्नीट्यूड था। जैसे ही इसमें परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेंगी, परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड नॉर्मली निकलेंगे आउटवर्ड डायरेक्शन में, तो ये एरिया किसकी तरह ट्रीट करेगा, ये वेक्टर की तरह ट्रीट करेगा। क्लोज सरफेस के अंदर जो हमारी डायरेक्शन होती है एरिया वेक्टर की, वो वन डायरेक्शन होती है। प्लेन के अंदर टू डायरेक्शन होती है, क्लोज के अंदर वन डायरेक्शन होती है। ठीक है, तो ये एक चीज नोट ध्यान में रखना है कि प्लेन के अंदर जो हमारी डायरेक्शन होती है वो क्या होती है, टू डायरेक्शन होती है, नॉर्मली टू द प्लेन सरफेस। एंड क्लोज सरफेस द डायरेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर वेक्टर एरिया वेक्टर इज वन डायरेक्शन। अब ये जो ds है इसके रिस्पेक्ट में हम यहां पर क्या रिप्रेजेंट करते हैं, एन कैप रिप्रेजेंट करते हैं। तो सेम इसका भी एक्सप्रेशन यही, ds वेक्टर इक्वल टू ds एन कैप। तो क्लोज सरफेस में और प्लेन सरफेस में आपको समझ में आया होगा कि हमारा जो एरिया वेक्टर वो किस तरीके से काम करता है। मैं आपको एक डेली लाइफ से रिलेटेड एग्जांपल बताता हूं। जैसे अब ये जो बुलेट है मैंने इसके अंदर ड्रैग करी इस वुडन ब्लॉक के अंदर, तो यहां पर जो ये वुडन ब्लॉक, जब ये बुलेट इसके अंदर ड्रैग करेगी तो ये जो पार्ट है, जो ये स्मॉल ds है, ये ds पार्ट क्या हो जाएगा, यहां पर होल हो जाएगा और ये ds पार्ट भी क्या हो जाएगा, मूव कर जाएगा। आपको समझ में आएगा, ds पार्ट भी क्या कर जाएगा, मूव कर जाएगा। और ये ds पार्ट जो मूव करेगा वो आगे की तरफ भी और कुछ पार्ट पीछे की तरफ भी मूव कर जाएगा। इसलिए जो ये स्मॉल सरफेस एरिया होगा किसकी तरह बिहेव करेगा, ये वेक्टर की तरह बिहेव करेगा, क्योंकि उसे एक डायरेक्शन भी मिल गई है और जो कि पहले वो एक मैग्नीट्यूड था। क्लियर है? तो ये जो एप्लीकेशन है प्लेन एरिया के केस में और क्लोज्ड एरिया के केस में, क्लोज्ड एरिया के केस में, तो वो आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। ठीक है, नेक्स्ट अब हम स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। नाउ स्टूडेंट, अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होता है उसका नॉर्मल जो मीनिंग होता है वो होता है पासिंग। क्या होता है, पासिंग, इलेक्ट्रिक फील्ड का पास होना। तो इसकी स्टेटमेंट जो लिखेंगे हम, द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑफ फोर्स नॉर्मली थ्रू द given surface denoted by d phi, डेल्टा फाई और फाई ई से भी रिप्रेजेंट करते हैं हम इसे, किसी भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। किसी भी सरफेस के अंदर से इलेक्ट्रिक फील्ड का नॉर्मली पास होना इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहलाता है। जैसे ध्यान से देखें, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं और इन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बीच में मेरा ये सरफेस में कंसीडर कर रहा हूं, ये मैंने एक सरफेस बनाया और ये जो सरफेस है ये ds और इसके रिस्पेक्ट में ये मेरा यूनिट वेक्टर एन कैप और ये इसके बीच का एंगल थीटा। जो थीटा एंगल होता है वो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के और मेरे एरिया वेक्टर को और मैग्नीट्यूड वेक्टर को जो रिप्रेजेंट करता है हमारा एन कैप, उनके बीच का एक स्मॉल एंगल होता है जो रिप्रेजेंट करता है। अब जो ये एरिया वेक्टर है, जो ये डेल्टा एस है, जो मेरा ds है, इसके रिस्पेक्ट में जो ये मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नॉर्मली इस सरफेस से निकल रही हैं, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है, ये जो सरफेस है, ये छोटी छोटी सरफेस जहां से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रही है, ds स्मॉल सरफेस से ही मिलकर टोटल सरफेस बना है, टोटल सरफेस। और ये जो ds है ये किसकी तरह एक्ट करेगा, सेम जो हमारा पीछे भी मैंने आपको टॉपिक समझाया, एरिया वेक्टर की तरह ट्रीट करेगा। तो ये अभी जो है, पहले ये ds था, इसका मैग्नीट्यूड था, तो ये एरिया मैग्नीट्यूड है। और जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इसको पास करेंगे नॉर्मली,
तो ये क्या करेंगी, नॉर्मली जब इसके अंदर से पास करेंगी तो इसके अंदर से पास करते ही जो ये एरिया वेक्टर होगा ये किस में बदल जाएगा, ये एरिया वेक्टर नोटेशन में बदल जाएगा, इसकी डायरेक्शन हो जाएगी डीएस वेक्टर में बदल जाएगा, और इसके रिस्पेक्ट में एन कैप क्या होता है, हमारे डायरेक्शन और हमारे मैग्नीट्यूड दोनों को रिलेशन को रिप्रेजेंट करता है एन कैप, और इनके बीच में जो एंगल है वो क्या है, थीटा। तो ई वेक्टर, तो इसका जो फॉर्मूला होता है हम उसे इस तरीके से ई वेक्टर डॉट डेल्टा एस वेक्टर, ये इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, ये स्केलर क्वांटिटी है, डॉट प्रोडक्ट है, इसे हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं कॉस थीटा। कॉस थीटा वही आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का और एरिया वेक्टर के बीच का जो एंगल है उसे हम कॉस थीटा रिप्रेजेंट करते हैं। अब जो हमारा क्लोज सरफेस है इसके अंदर थोड़ा ध्यान देखते हैं, ध्यान से देखिए, जो हमारा क्लोज सरफेस है, कोई भी क्लोज सरफेस है उसके अंदर जो हमारी कॉस थीटा की वैल्यू है, जैसे सपोज करें मेरा ये एक शेल है जो मैंने पीछे भी क्लोज सरफेस आपको समझाया था, उसके रिस्पेक्ट में ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकली थी। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस सरफेस से निकली थी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और मेरा एन कैप दोनों सेम डायरेक्शन में थे, तो इस केस में जो मेरे थीटा की वैल्यू है वो क्या है, 0। क्लोज सरफेस के केस में हमारी जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं हमेशा कैसी होती हैं, आउटवर्ड होती हैं। कैसी होती हैं, आउटवर्ड। कैसी होती हैं, आउटवर्ड होती हैं। और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नॉर्मली रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में है, तो हमारा एरिया वेक्टर जो है, जो हमारे एरिया वेक्टर एन कैप भी वो भी क्या है, सेम डायरेक्शन में, तो दोनों के बीच का जो एंगल होगा वो क्या होगा, थीटा इज 0। तो हमारे पास जो फ्लक्स आता है वो क्या आता है, मैक्सिमम। मैक्सिमम फ्लक्स होता है, ये हमारा फ्लक्स जो होता है वो क्या होता है, मैक्सिमम। अगर मेरा एरिया वेक्टर थीटा की वैल्यू अगर मेरी नॉर्मली हो जाए, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड के नॉर्मल हो जाए, अगर मेरी थीटा की वैल्यू नॉर्मल हो जाए, तो उस केस में अगर मेरी थीटा की वैल्यू 90 डिग्री हो जाए, अगर मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड के रिस्पेक्ट में एरिया वेक्टर जो रिप्रेजेंटेशन है, मेरा एरिया वेक्टर है वो क्या हो जाए, नॉर्मल हो जाए, तो उस केस में मेरी थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 90 डिग्री। तो 90 डिग्री जो थीटा की वैल्यू 90 डिग्री पुट करेंगे तो हमारी फाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, हमारी फाई की वैल्यू हो जाएगी 0। क्या हो जाएगी, 0। अब अगर मेरी थीटा की वैल्यू, अगर मेरा पोजीशन वेक्टर थीटा की वैल्यू ग्रेटर देन हो जाए, अगर मेरे थीटा की वैल्यू ग्रेटर देन हो जाए 90 डिग्री, ग्रेटर देन हो जाए 90 डिग्री, तो ऑब्वियसली हमारी जो एन कैप की वैल्यू है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रोबेबली अपोजिट डायरेक्शन हो जाए, तो उस केस में जो मेरी फ्लक्स की वैल्यू होगी वो क्या आएगी, नेगेटिव। फ्लक्स की वैल्यू मैक्सिमम जब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में क्या हो, मेरा एरिया वेक्टर हो, तो उस केस में क्या होगा, मेरी फ्लक्स की वैल्यू क्या होगी, मैक्सिमम होगी। और अगर मेरी एरिया वेक्टर नॉर्मल हो जाए इलेक्ट्रिक फील्ड के, तो उस केस में 0 होगी, अपोजिट डायरेक्शन में या ग्रेटर देन हो जाए 90 डिग्री से, तो उस केस में मेरी फ्लक्स की वैल्यू नेगेटिव होगी। अब एसआई यूनिट जो होगी फ्लक्स की वो हम निकाल सकते हैं। एसआई यूनिट क्या होगी, एसआई यूनिट फ्लक्स की इलेक्ट्रिक फील्ड न्यूटन पर कूलाम और एरिया मीटर स्क्वायर, ये हमारी एसआई यूनिट होती है फ्लक्स की, न्यूटन पर कूलाम मीटर स्क्वायर। अब इस नोट पे ध्यान दीजिए बच्चे, ये नोट क्या कहता है, व्हेन डेल्टा एस 0, अगर हमारी सरफेस पे जो हम स्मॉल डेल्टा एस कंसीडर कर रहे थे, व्हेन द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस रेडियली आउटवर्ड, देन डेल्टा एस ds अगर 0 हो जाए, तो मैं फ्लक्स किस तरीके से काउंट कर सकता हूं, जो कि मेरे पास पहले फ्लक्स काउंट करने का फॉर्मूला क्या होता था, हम समीशन भी लिख सकते हैं, ई वेक्टर डॉट ds वेक्टर, इस तरीके से। अब अगर मेरे पास डेल्टा एस 0 हो जाए, तो मेरा समीशन का जो सिंबल है
then summation can be written as इंटीग्रल। हम उसे कैसे लिखेंगे? इंटीग्रल से रिप्रेजेंट करेंगे। जब हमारे पास ये डेल्टा एस नहीं होगा तो जो मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस रेडियस, तो मैं फ्लक्स कैसे निकालूंगा इस सरफेस का? मैं निकालूंगा इसका पूरा समीशन कर दूं पूरी सरफेस का, और समीशन करने के लिए क्या यूज करेंगे? इंटीग्रल यूज करेंगे। तो हम इसे कैसे लिखेंगे? हम इसे लिखेंगे कुछ इस तरीके से। इज दैट क्लियर? बहुत आसान है। कॉस थीटा, जब हमारा सरफेस क्या हो जाए? जीरो हो जाए। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है वह गॉस लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक, गॉस थ्योरम भी कहते हैं इसे। बेसिकली ये हमारी इलेक्ट्रिक फ्लक्स के ऊपर ही काम करती है। गॉस लॉ के अंदर हम जो है डिफरेंट डिफरेंट सरफेसेस के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करते हैं। शीट के ऊपर, वायर के ऊपर, स्फेयर के ऊपर, सॉलिड स्फेयर के ऊपर, शेल के ऊपर। तो गॉस लॉ के अंदर हम क्या करेंगे? टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करते हैं रिस्पेक्टिव कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द सरफेसेस। अब गॉस लॉ क्या कहती है देखते हैं। द सरफेस इंटीग्रल ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड intensity over any closed surface, any closed, hypothetical भी कह सकते हैं, any closed surface in free space is equal to 1 upon epsilon naught times the net charge enclosed within the surface। जो हमारा चार्ज है, जो हमारा फ्लक्स है, अगर वो सरफेस हमारी क्या हो जाए? जीरो हो जाए, तो उस केस में मैंने नोट आपको समझाया था पीछे। उस केस में फ्लक्स जो होगा वो किस तरीके से लिखा जाएगा? इंटीग्रेशन के साथ लिखा जाएगा, ई वेक्टर डॉट। तो वो क्या हो जाएगा? समीशन हो जाए, जो चार्ज इनक्लोज्ड हो सरफेस के अंदर, किसके? टाइम्स 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स के। आप इसे कैपिटल क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट भी लिख सकते हैं। टोटल चार्ज इनक्लोज्ड इन अ given surface is equal to the 1 upon epsilon naught times of the given surface. The surface integral of the electric field, the surface integral of the electric field intensity over any closed surface is free space is equal to 1 upon epsilon naught times the net charge enclosed in a given surface। ये तो हुई इसके फॉर्मूले की बात। अगर इसकी प्रूफ की तरफ बढ़ते हैं तो फिगर से समझिए थोड़ा। अगर मैंने कोई चार्ज इनक्लोज्ड करा, सपोज करेंगे, तो ये चार्ज जो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली आउटवर्ड बनाएगा वो क्या होगी? यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाएगी। और इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरीके से बाहर ई वेक्टर, और जो ये हमारा यहाँ पर एरिया होगा इसका एन कैप, मैं कंसिडर करता हूँ ये जो शेल है इसका रेडियस आर वेक्टर और आर कैप, और ये जो मेरा स्मॉल सरफेस है ये डीएस। अब इससे जो है मुझे सबसे पहले क्या पता होना चाहिए? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई वेक्टर इक्वल टू क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर आर कैप। इक्वेशन फर्स्ट कंसिडर करते हैं। जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी वो क्या होगी? क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर आर कैप। अब जो है मेरे पास जो फ्लक्स का फॉर्मूला होगा उसका यूज करके हम आगे मूव करेंगे। तो हमारे पास जो यहां पर आइडेंटिटी है इसका यूज करते हैं, ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर फ्लक्स। तो मेरे पास जो फ्लक्स होगा तो फाई ई इक्वल टू, ई की वैल्यू हमारी बाहर आ जाएगी क्यों? अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर,
और इंटीग्रेशन किसकी, ds वेक्टर की, किसकी, ds वेक्टर की। अब यहां ds वेक्टर की वैल्यू मैं जानता हूं, मैं पीछे आपको एरिया वेक्टर में ds वेक्टर की वैल्यू लिखवा के आया था, जो क्या होती है, ds वेक्टर इक्वल टू n कैप ds। इस आइडेंटिटी का यूज करेंगे यहां पर, और हमारे पास जो रिक्वायर्ड इक्वेशन हमें बनके जो नजर आएगी वो क्या होगी, फाई ई इक्वल टू क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, और सरफेस इंटीग्रेशन ds की जगह क्या आ जाएगा हमारा यहां पर, ds n कैप, और हमारा यहां पर जो r कैप था वो भी साथ में r कैप। अब आगे क्या होगा, अब आगे जो है हमारे पास इस सरफेस का हम जानते हैं n कैप और 2 कैप क्या हो जाएगा 1, और हमारे पास जो अब आगे एक्सप्रेशन मूव करे क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, इलेक्ट्रिक फील्ड का जो हमारी वैल्यू थी वो क्या हो गई, इंटीग्रेशन से बाहर आ गई कांस्टेंट, और ds जो है वो हमारा क्या होगा, टोटल एरिया ऑफ सरफेस ऑफ स्फीयर, जो हमारा स्फीयर है उसका टोटल सरफेस एरिया, तो वो क्या होगा ds, तो फाई ई इक्वल टू क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर 4 पाई आर स्क्वायर, जो हमारा स्फीयर था, जो मैंने फिगर बनाई थी उसके अंदर जो हमारा रेडियस था r था, और हमारी यहां से वैल्यू जो होगी 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, तो हमारे पास जो एक्सप्रेशन आ जाएगा से क्या आएगा मेरा, ई वेक्टर डॉट ds वेक्टर इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये हमारा प्रूफ है गॉस थ्योरम का। अब इसके अंदर जो एक ध्यान देने वाली बात है, अगर मेरी फ्लक्स की वैल्यू, नोट पे अगर ध्यान दें कभी, नोट, अगर मेरी फ्लक्स की वैल्यू, इफ फ्लक्स इन गॉसियन सरफेस इज 0, अगर वो 0 हो जाए तो इसकी सिर्फ एक ही कंडीशन होगी, जो हमारा इलेक्ट्रिक चार्ज होगा, द इलेक्ट्रिक चार्ज इनक्लोज्ड इनसाइड द स्फीयर इज नॉट एग्जिस्ट। हमारा जो चार्ज है, जो हमने फिगर बनाई थी, अगर हमारा प्लस गॉस सरफेस के थ्रू कभी 0 हो जाता है तो हमारा जो चार्ज था, जो हमने यहाँ पर प्लस चार्ज प्लेस करा था सेंटर पे, वो एग्जिस्ट नहीं करेगा, इसका मतलब वो वहां पर नहीं होगा। उस केस में हमारी इलेक्ट्रिक चार्ज की इनक्लोज सरफेस के अंदर अगर वैल्यू प्लस की 0 हो जाती है तो इलेक्ट्रिक चार्ज जो होगा हमारा इनक्लोज इनसाइड द स्फीयर इज नॉट एग्जिस्ट, वो एग्जिस्ट वहां पर नहीं करेगा। इस कंडीशन हमारी जो फ्लक्स की वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। हमारी इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, उस केस में 0 हो जाएगा। अगर हमारा कोई चार्ज आउटसाइड द सरफेस प्लेस्ड है तो इस चार्ज का भी टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स के अंदर कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होगा। ये भी एक चीज ध्यान रखनी है, अगर कोई आउटसाइड चार्ज प्लेस है, सरफेस के आउटसाइड कोई चार्ज प्लेस्ड है, तो वो भी अपना कोई कंट्रीब्यूशन टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑफ द रिस्पेक्टिव सरफेस, कोई कंट्रीब्यूशन उसका भी नहीं होगा। आई होप ये गॉस थ्योरम आप लोगों को अच्छी तरह समझ में आई होगी। अब इसके आगे जो एप्लीकेशंस है बहुत इंपॉर्टेंट है, वो नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के सामने आ जाएंगे, तो वीडियो के साथ बने रहें। और कोई टॉपिक अगर आपको कोई पॉइंट या कोई पार्ट नहीं समझ में आया तो मुझे कमेंट करें, ठीक है। थैंक यू।